अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहज़ाद आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करें। आज हम कैपिटल गेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपिटल गेंस जो है इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है। बेसिकली हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस यानी ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड वगैरह, इनको माइनस करने के बाद है। तो बेसिकली कैपिटल गेन जो है ये टोटल इनकम का एक हिस्सा है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन्स में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन सी इनकम फॉल करेगी, इसको समझना ज़रूरी है। एक तो इसको अंडरस्टैंड करना, दूसरा इसके एग्ज़ामिनेशन जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना कि मुझे ये एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से ये क्वेश्चन जो है इसका डेटा कैसे मिलेगा, एग्ज़ामिनर मेरे से पूछ क्या सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। कैपिटल गेंस की कुछ मैं आपको बैकग्राउंड पहले क्लियर कर दूं। देखिए, आप कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, ये तो 2 बेसिक काम जो हैं अक्सर लोग करते हैं, यानी बिज़नेस करना या जॉब करना या किसी बिज़नेस का हिस्सा बनना। ये 2 तो मेन हो गए ना। इसके अलावा लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, राइट। यानी वो जॉब भी कर रहे हैं साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बिज़नेस भी कर रहे हैं साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट की एक शक्ल होती है एसेट को बेचना, यानी एसेट को बाय करना, राइट, ताकि जब प्राइसेस इंक्रीज़ करें तो हम उसको सेल करें। क्लियर? यानी उसके जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको एंजॉय करना। एक होता है एसेट से इनकम का जनरेट होना, राइट। ये 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर एक इशू इसमें ये वाला था कि आप एक लैंड या बिल्डिंग को बाय करते हैं बेचने के लिए नहीं, बल्कि उसको रेंटेड करते हैं, रेंट आउट करते हैं। तो वो जो रेंट का इशू था वो चला गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, डिस्पोजल का इशू नहीं है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स के अंदर, ये है एसेट का बिकना। अगर एसेट से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो कैपिटल गेन नहीं होगा। ये बात सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। आपने एसेट से इनकम जनरेट की, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है तो रेंट आ रहा है, ये कैपिटल गेन नहीं है। शेयर्स आपने बाय किए हैं तो उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, ये कैपिटल गेन नहीं है। आपने डिबेंचर लिए हैं, उस डिबेंचर से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये भी कैपिटल गेन्स नहीं है, राइट। तो किसी एसेट का बिकना ये कैपिटल गेन में जाएगा। पहली बात तो सबसे पहले कि इसमें डिस्पोजल होनी चाहिए। आप कहते हैं कि सर एसेट का अक्वायर करना भी कैपिटल गेन जो है वो कहलाता है। नहीं, आप उसकी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, उसको हम कैपिटल गेन्स नहीं कहेंगे, मास वाई एक्सेप्शन के। एक एक्सेप्शन इसमें मौजूद है, यानी कैपिटल एसेट्स का मैं एक्वायर करता हूँ, राइट, उसके ऊपर कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा। कैपिटल गेन जनरेट किसके ऊपर होगा? जब आप उसकी डिस्पोजल करेंगे, उसको बेचेंगे, तब जाके कैपिटल गेन आपका जनरेट होगा। ये बात जो है ना आपको समझने के लिए बहुत अहम है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो अहम है वो ये है कैपिटल एसेट को डिफाइन करना। क्या तमाम एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं? क्योंकि कैपिटल एसेट की डिस्पोजल होगी तो कैपिटल गेन जनरेट होगा। अगर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर वो आपका कैपिटल गेन भी जनरेट नहीं करेगा। हम अपनी सहूलत के लिए एसेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, राइट।
एक हैं जी मेरे बिज़नेस के एसेट्स, एक है मेरे पर्सनल एसेट्स, और दरमियान में हम कर लेते हैं कैपिटल एसेट्स को। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के एसेट्स मेनली दो तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तमाम बिज़नेस एसेट्स में से अगर प्लॉट को निकाल दें तो वो बिज़नेस एसेट्स ही कहलाएंगे, राइट। वो कैपिटल एसेट्स में नहीं करेंगे। तो आप क्या करें कि सबसे पहले बिज़नेस के एसेट्स लेके उसमें से प्लॉट को कैपिटल एसेट में लिख दें, ठीक है। सिर्फ प्लॉट को क्या करें, इधर ले आएँ कैपिटल एसेट्स के अंदर। तो पहले तो ये, इससे पता चल गया कि बिज़नेस के एसेट्स जो हैं अगर वो बिकेंगे तो उनका गेन कहाँ जाएगा, बिज़नेस में। ये बात कॉपी पे लिख लें। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि ऑनलाइन लेक्चर मेरा देखते हुए आपने क्या करना है कि नोटबुक, कॉपी, कैलकुलेटर वगैरह अपने पास रखा करें। इससे एक बात समझ आ गई कि बिज़नेस के जो एसेट्स हैं मास वाई प्लॉट के, वो सारे बिज़नेस एसेट्स होते हैं और उनका गेन भी बिज़नेस में ही जाएगा। तो ये निकल गए। अब बाकी सारे ही आपके पर्सनल एसेट्स बच जाते हैं, राइट। बाकी सारे के सारे पर्सनल एसेट्स बचते हैं जो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए हैं, वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। अब इन पर्सनल एसेट्स में मेनली आप ज़रा सोचें, फोकस करें कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। नॉर्मली लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, प्रॉपर्टी में, लैंड और बिल्डिंग में, वो बैंक में अपने पैसे जो हैं रखवा देते हैं, वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, राइट। ताकि या तो ये एसेट बिके तो हमें कुछ मिल जाए, या इनसे हमें कोई इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाए, राइट। एक तो ये चीज़ हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। अब हमारे पास जो कैपिटल एसेट्स हैं, जो लॉ ने हमें इसकी डेफिनेशन दी है, उसने मूवेबल एसेट्स को भी निकाल दिया। मास वाई कुछ उसने मूवेबल एसेट जो हैं, पर्सनल मूवेबल एसेट जो हैं उसने रखे हैं, राइट। वो जो हमारे पास मौजूद हैं उसको अभी हमने देखना है। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो मैंने बिज़नेस के एसेट्स रखे हैं ना, मैंने कहा कि इन सब को निकाल दें। उसके अंदर आपके स्टॉक इन ट्रेड डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं। अगर बिज़नेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल एसेट्स के अंदर तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में चला जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि सारे पर्सनल एसेट्स ही बिज़नेस एसेट्स के अंदर जाते हैं। इसको अभी हम क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें उसकी समझ आ जाए। दूसरा इसका एस्पेक्ट है, कैपिटल गेंस के जो क्वेश्चंस हैं ये आइसोलेशन में कम टेस्ट हुए हैं, एक मेन क्वेश्चन के हिस्सा ज़्यादा बने हुए हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसका हिस्सा ये ज़्यादा बनते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि कंपनीज़ जो होती हैं, जो कारोबार होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो अपनी तमाम तरह की इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एम्बेड कर देते हैं वो, राइट। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वहाँ से इस हिस्से को निकालना होता है। बात समझ आ गई ना। उसको निकाल के हमने अलग से कैपिटल गेन के अंदर हमने लेकर इसको जाना होता है। तो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने सीखना है। नंबर वन कि अगर ये आइसोलेशन में क्वेश्चन हो तो फिर कैसे करेंगे, राइट। और अगर ये मेन क्वेश्चन का हिस्सा हो तो उसको कैसे हम लेकर वो चलेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको पहले कैपिटल एसेट को डिफ़ाइन करते हैं, उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स को हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 है और इसके अंदर कैपिटल गेंस इंक्लूडिंग रीकैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो हम इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको एक नज़र देख लें कि हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या कहता है हमें। द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स इन अ टैक्स ईयर इज़ चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स ऑन एक्रूअल बेसिस। ये सबसे पहले तो हम ज़रा इसको देखें कि ये वर्ड जो है ये क्या है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गेन, हाउ टू कंप्यूट गेन, नंबर वन। नंबर टू इसकी डिस्पोजल, राइट। और नंबर थ्री
कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होंगी कि हमें कैपिटल एसेट्स हैं और उस पर डिस्पोजल हुई है और फिर गेन हुआ है, तो फिर उसकी हम चार्जेबिलिटी के ऊपर हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल एसेट्स, क्योंकि पहला हमारा टारगेट ये है कि ये कैपिटल एसेट हो, फिर हम डिस्पोजल के ऊपर चलेंगे, फिर उसके गेन के ऊपर चलेंगे, फिर उस सारी जो डिस्कशन उसके बाद होगी वो किसके ऊपर होगी, गेन के ऊपर। यानी आप समझें कि आपकी माइट बी के 5% डिस्कशन आपकी इधर है और आपकी 95% अराउंड डिस्कशन जो है वो सारी की सारी गेन के ऊपर होगी। बिग गेन, गेन क्या है, ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, राइट, ये नॉर्मल इनकम में ऐड होगा या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा, राइट, ये सारी कहानी उसके ऊपर जो है वो चलनी है। तो सबसे पहले ज़रा हम इसकी डेफिनेशन देखें। सेक्शन 37 के अंदर कैपिटल एसेट हैज़ बीन डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, इसका ताल्लुक बिजनेस से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट डज नॉट इंक्लूड, उसने इसकी एक एक्सेप्शनल लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी कि इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रीसेल के लिए ले रहे हैं जिसका मकसद आपका कारोबार है, वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है, फिनिश फॉर्म की में है, वर्क इन प्रोसेस में है, वो इसमें शामिल होगी, वो इसमें शामिल नहीं होगी, राइट। नंबर 2, डिप्रिसिएबल एसेट्स और अमोर्टाइजेबल एसेट्स, ये दोनों भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो उसने सबसे पहले बिजनेस की इन दोनों कैटेगरीज़ को यहाँ से उसने निकाल दिया कि ये वाले जो एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं हो सकते। तो बिजनेस में बचा क्या, पहले तो मैंने आपको बताया प्लॉट बच गया, समझ आ रही है ना, कि प्लॉट जो है ना, तो अच्छा अगर तो वो स्टॉक इन ट्रेड है तो प्लॉट भी निकल जाएगा। अगर आप प्लॉट जो है वो रीसेल में यूज़ कर रहे हैं तो प्लॉट भी यहाँ पर नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपका जो प्लॉट है, अगर आप उसकी जैसे एक टेक्सटाइल मिल है उसके पास कोई प्लॉट है, उसकी डिस्पोजल हो रही है, राइट, तो वो कैपिटल एसेट में जाएगा। सिंपल आपने जहन में रखना है कि स्टॉक इन ट्रेड और डिप्रिसिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट्स जो हैं जिनके ऊपर कारोबार अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, या वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो आपका यहाँ पर शामिल नहीं होगा। फिर वो थर्ड में कहता है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ द पर्सन और एनी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी पर्सनल यूज़ के अंदर, वो भी इसमें नहीं आएगी, उसके पास या उसके डिपेंडेंट किसी पर्सन के पास, एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स मेंशन्ड इन सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ 38 सच एज एंटीक वगैरह, ये आगे गिवन है। इसकी आप ज़रा इस सेक्शन को जब देखेंगे तो इसमें क्या क्या आइटम्स आपके पास आएंगी, पेंटिंग आ जाएगी, स्कल्पचर्स आ जाएगा, एक्सेट्रा नहीं है, फर्स्ट डे कवर आ जाएगा, मेडेलियंस आ जाएंगे, राइट, ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आइटम जो हैं वो कहाँ पड़ी हुई हैं। ये आ गई जी, दिस वन, पैरा 1.5 में, अ पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक। रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, वो कागजात नहीं, बाज़ का कुरान पाक के मिल जाते हैं, बाइबल के मिल जाते हैं, बहुत जनाब ये 500 साल पुराने हैं, 1000 साल पुराने, वो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। पोस्टेज स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, आपने कोई फॉर्म वगैरह लिया था, ठीक है, उसमें आपकी बैलेटिंग में आपका नाम निकला है, उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं, तो वो फॉर्म बिक जाता है, राइट। कॉइन और मेडेलियंस, ये कॉइन ये करेंसी नहीं है जो वो आप रखते हैं अपने रीसेल के लिए। एन एंटीक, ये चीज़ें इसमें देखें, एक्सेट्रा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा नहीं है, ये चीज़ें जो हैं ये कैपिटल एसेट्स हैं। ये क्या हैं, दीज आर कैपिटल एसेट्स।
अच्छा, अगर हम इसी डेफिनेशन को अगर हम देखें कि हमारे पास कैपिटल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें बचती हैं, मैं अगर आपको यहाँ लिस्ट डाउन करूँ वन बाय वन करके, तो देखते हैं कि उसमें हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि फ़र्स्ट जो हमारा पैरामीटर था कैपिटल एसेट है या नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ कार। राइट, कार क्या है, क्या ये कैपिटल एसेट है, यस और नो। तो सवाल ये है कि क्या ये मूवेबल एसेट है। द आंसर इज़ यस, ये मूवेबल एसेट है। तो लॉ ने तो मूवेबल एसेट जो पर्सनल है उसको निकाल दिया। राइट, आप कहते हैं नहीं ये डिप्रिसिएबल एसेट है, ये कारोबार में गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो दोनों सूरतों में ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि हमारे मूवेबल एसेट्स मासवाए एंटीक के, ज्वेलरी के, मेडालियन के, फर्स्ट डे कवर के, वो कैपिटल एसेट नहीं होते। डिप्रिसिएबल एसेट जो हैं वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं होते। नंबर 2, मैं लिखता हूँ हाउस। क्या ये मूवेबल एसेट है, आंसर इज़ नो। हाउस, घर की बात कर रहा हूँ। हाउस किसका होता है, इंसानों का। फैक्ट्री का तो हाउस नहीं होता ना नॉर्मली, वो तो इसको ऑफिस बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। राइट, इस तरह की चीज़ें उसको लेके आप उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। क्या ये डिप्रिसिएबल है, द आंसर इज़ नो। तो फिर ये क्या होगा, कैपिटल एसेट होगा। ठीक है, आगे भी लिख देते हैं स्टॉक इन ट्रेड, एक और कैटेगरी बना लेते हैं स्टॉक इन ट्रेड की। राइट, हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। नंबर 3, मैं लिखता हूँ ज्वेलरी। ज्वेलरी मूवेबल है, यस मूवेबल है, और उस लिस्ट में भी शामिल है जिसको कैपिटल एसेट कहा जाता है। ठीक हो गया। डिप्रिसिएबल है, द आंसर इज़ नो। अगला सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक इन ट्रेड है। अब सुनिएगा, मैं कहता हूँ जी मैं ज्वेलर हूँ और मैं इसको बेचता हूँ, ये स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये मेरा फिर कैपिटल एसेट नहीं है। मैं फिर कहता हूँ ज्वेलरी ये मूवेबल है, डिप्रिसिएबल नहीं है, ये स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं है। वो कहते हैं नहीं ये मेरे पर्सनल यूज़ की है, तो फिर ये क्या बन जाएगी, आपका कैपिटल एसेट बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं, इसको भी वन बाय वन देखते हैं कि और कैसे हम इसको ट्रिगल डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज्वेलरी आप देखें कि एक दफ़ा मैंने नो लिखा और एक दफ़ा मैंने इसको यस लिखा। उसकी क्या वजह है कि एक साहब कह रहे हैं जी मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, तो लॉ ने कहा जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। तो ये जो साहब इसको बेचेंगे ज्वेलरी को, ये कहाँ लेके जाएंगे इसको, अपनी बिजनेस इनकम के अंदर। और ये जो साहब हैं, ये जो ज्वेलरी को बेचेंगे, ये कहाँ इसको लेकर जाएंगे, कैपिटल गेन के अंदर। ठीक हो गया। चलें, अब हम लिखते हैं यहाँ सिर्फ बिल्डिंग, कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ बिल्डिंग लिखते हैं। अब बिल्डिंग कैपिटल एसेट है या नहीं है। पहली बात है कि मूवेबल नहीं है, डिप्रिसिएबल। अब सवाल ये है कि डिप्रिसिएबल से मुराद ये है कि क्या ये बिज़नेस में इस्तेमाल हो रही है। आप कहते हैं यस, ये डिप्रिसिएबल है, हमारी फैक्ट्री है। राइट, ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। तो जब ये डिप्रिसिएबल है तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं हो सकती। आप देखें जहाँ जहाँ डिप्रिसिएबल पे मैं टिक कर रहा हूँ उसके साथ साथ यहाँ नो कर रहा हूँ। स्टॉक इन ट्रेड पे टिक हो जाएगा तो वो भी यहाँ पर नो हो जाएगा। मूवेबल के अंदर आपका मैच पड़ेगा कि मूवेबल के अंदर वो एसेट्स जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है वो किस में चले जाएंगे, उससे बाहर चले जाएंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके अंदर हम लिखते हैं मेरी एयर कंडीशन है। राइट, एयर कंडीशन क्या है, मूवेबल है, यस मूवेबल है। डिप्रिसिएबल है, हम कहते हैं डिप्रिसिएबल नहीं है। क्या आप एयर कंडीशन बेचते हैं, द आंसर इज़ यस। तो फिर क्या होगा, आपका ये कैपिटल एसेट नहीं होगा। 7, मैं कहता हूँ जी मेरा एयर कंडीशन है। अच्छा, एयर कंडीशन क्या है, मूवेबल है, डिप्रिसिएबल नहीं है, मैं बेचता भी नहीं हूँ, पर्सनल है। राइट,
अब ये मूवेबल है तो फिर कैपिटल एसेट है, द आंसर इज नो, ये उस लिस्ट में शामिल नहीं है, राइट, सब सेक्शन 5 ऑफ 38 में शामिल नहीं है, तो लिहाजा ये नो है। बहरहाल इन एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ आ रही है कि कैपिटल एसेट्स कौन से हैं, कैपिटल एसेट्स कैसे पता चलेगा, वो उन चीज़ों को हम निकाल देंगे जो लॉ ने इनको माइनस किया है, तो बाकी सारे कैपिटल एसेट्स बन जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जिसको मैंने एयर कंडीशनड और कार के ऊपर मैंने लिखा ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। देखें, या तो आपका बिजनेस का एसेट है, डिप्रिसिबल है तो बिजनेस में चला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जैसे ये हाउस है, जैसे ये हाउस है, अब हाउस कैपिटल एसेट तो है, तो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब ये देखिएगा जैसे बिल्डिंग है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, हम कहते हैं चूंकि डिप्रिसिबल है तो ये कहाँ चली जाएगी, बिजनेस के अंदर। एसी देखिएगा, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है, राइट, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है, तो कहाँ चला जाएगा, ये भी, इसका गेन भी बिजनेस में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो एयर कंडीशन है देखिएगा, मैंने लिखा ये कैपिटल एसेट नहीं है, अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो बिजनेस में चला जाएगा, नहीं, इसका क्या है कि ये नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, कार भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्यों, अब इसकी रीज़न सुनिएगा। जो आपकी कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जेम्प्ट होती हैं, इनको टैक्स करने के लिए लॉ में इसकी प्रोविज़न देना पड़ती है, ठीक है, इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब कैपिटल गेन के ऊपर तो लॉ ने हमें बता दिया, बिजनेस के ऊपर भी बता दिया, लेकिन जो एसेट्स हमारे पर्सनल हैं वो बिजनेस के एसेट्स भी नहीं हैं, कैपिटल एसेट्स भी नहीं हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, तो वो हमारे पर्सनल एसेट्स में चले जाएंगे और वो कैपिटल रिसीट्स में चले जाएंगे। जब तक कि लॉ उस पर टैक्स नहीं लगाएगा वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लॉ में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करने के लिए लिखना पड़ता है, उसके लिए अलग से प्रोविज़न नहीं बनाई जाती, ये बात याद रखिएगा। समझ आ गई मेरी बात की। तो ये चीज़ एक तो हमने ये डिफ़ाइन कर लिया। अब इसके अंदर जो चीज़ हमारी थी कि हम पहले कैपिटल एसेट की तरह एक लिस्ट बना लें कि जो कैपिटल एसेट हमारे एग्ज़ाम में बार बार यूज़ होते हैं वो अब कौन से हैं, उसको ज़रा हम आइडेंटिफाई करें। 37 सेक्शन जिसने इसको डिफ़ाइन किया, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, राइट, मेंबरशिप कार्ड, मेंबरशिप कार्ड यानी आप रॉयल पाम के मेंबर हैं, सर्विस क्लब के मेंबर हैं, तो वो कार्ड बिक जाता है, वो भी इसमें फॉल करेगा। पार्टनरशिप फर्म के शेयर्स इसमें आ जाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, माइनिंग राइट्स, इसके अलावा बाकी एंटीक वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। देखें, मैं आपकी पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करूं, आपकी इन्वेस्टमेंट या तो प्रॉपर्टी में है, मैं दो ही बातें करता हूं आपसे, प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग, और आपकी प्रॉपर्टी किसी बिजनेस के अंदर। बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो या तो वो कोई एओपी होगी या वो कोई कंपनी होगी। कंपनी को लॉ ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को उसने कहा प्राइवेट कंपनी और एक को कहा पब्लिक कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, और ये हमारे पास क्या है, पब्लिक कंपनी है। ये जो शेयर्स इन एओपी है और शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक ही कैटेगरी में है, यानी आप किसी फर्म के मेंबर हैं, उसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल एसेट कहलाएगी, या आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी आपकी प्राइवेट जो है वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। अंडरस्टैंड।
अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और वो पब्लिक कंपनी है, राइट, वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो साल के एंड के ऊपर, राइट, उसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हों, फेडरल गवर्नमेंट के पास हों, फॉरेन गवर्नमेंट के पास हों, या वो यूनिट ट्रस्ट हो, वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, राइट। ये अलग कैटेगरी में है। ये दोनों जो हैं ये सेक्शन 37 की आइटम्स हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 37A की इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अभी फ़र्क देखते हैं। पहले सिर्फ क्लासिफिकेशन मैं कर लूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट फर्म में है तो वो शेयर्स इन एओपी कहलाएगी। एक होता है वर्ड शेयर्स फ्रॉम एओपी, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो है हर साल आपको फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है एज पर लॉ, उसको शेयर्स फ्रॉम एओपी कहते हैं। ये है शेयर्स इन एओपी। ये क्या है, शेयर्स इन एओपी, शेयर्स इन एओपी। और ये है शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, अगर आप फर्म के अंदर शेयर्स को बेचे हैं तो इसके लिए वर्ड बेचने के लिए रिलिंक्विश्ड इस्तेमाल होता है, यानी मैंने हिस्सा अपना छोड़ दिया। कंपनी के लिए हम सेल का वर्ड यूज़ करते हैं या डिस्पोजल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको अलग क्यों किया, अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यानी आप किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या बनेगी, कैपिटल एसेट कहलाएगी। बहरहाल वो प्राइवेट कंपनी में हो, एओपी में हो या पब्लिक कंपनी में हो, वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये एसेट्स हमारे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। एक हमारी है जी इसके अंदर एक है जी आपके सेक्शन 37A। इसके लिए लॉ ने 37A का नाम रखा सिक्योरिटीज़। एक ग्रुप बना दिया, उसको ग्रुप पूरे को नाम दे दिया सिक्योरिटीज़। उसमें क्या है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल, पाकिस्तान टोबैको नहीं सॉरी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसके वाउचर्स। कुछ कंपनीज शेयर इशू करती हैं तो पीटीसीएल ने अपने वाउचर्स इशू किए हुए हैं। शेयर्स और वाउचर में बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। इसी तरह अगर मुदारबा कंपनी है तो वो शेयर्स की बजाय मुदारबा सर्टिफिकेट्स कहते हैं, वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल जो है, जो आपका शेयर जो रिडीमेबल शेयर कैपिटल होता है वो, डेट सिक्योरिटी, डिबेंचर वगैरह। और उसके बाद आपके हैं यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसको देखिएगा, मैं इसको देखना भूल गया हूँ। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सारे आपके सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आ जाते हैं। पहला सवाल ये है कि लॉ को क्या ज़रूरत पेश आई, उसने सिक्योरिटीज़ को अलग कर दिया। यानी ये सिक्योरिटीज़ क्या हैं कैपिटल एसेट ही। दीज आर कैपिटल एसेट्स, राइट। तो इसको अलग क्यों किया, अलग इसलिए किया कि इनके ऊपर जो टैक्स रेट्स हैं, लॉ ने जो टैक्स रेट्स लगाए हैं वो सेपरेट हैं। सेपरेट टैक्स रेट्स हैं, यानी इसको हम कहेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के 3 ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1, आप उसको इनकम में ऐड करते हैं, कैपिटल गेन में इसको ऐड करेंगे। नंबर 2, आप टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। नंबर 3, टैक्स में जाके इसका टैक्स ऐड करेंगे। आप कहते हैं सर क्या सेक्शन 37 के अंदर भी कोई आइटम है सेपरेट ब्लॉक की या नहीं है? बिल्कुल है, और वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 37 जो है ये नॉर्मल है और 37 जो है वो सेपरेट ब्लॉक में है। अब फ़र्क सुनिएगा, जिस इनकम को हम ये कहें कि ये नॉर्मल है,
इट मीन्स कि वो आपकी इनकम का हिस्सा बनेगी, टोटल इनकम का। उसमें से आप जो है वो डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे, टैक्स पहुंचेगा, उसके ऊपर फिर सैलरीड, नॉन सैलरीड, एओपी, कंपनी वाले रेट्स लगेंगे। अगर किसी इनकम के अपने अलग से लॉ ने रेट्स नहीं दिए हुए, यहां स्टूडेंट एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो विदहोल्डिंग टैक्स को टैक्स लायबिलिटी समझ बैठता है। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने लैंड और बिल्डिंग खरीदी, रजिस्ट्री के टाइम पे आपने टैक्स दे दिया, आपने बेची, बेचने के टाइम पे फिर टैक्स दे दिया, ये कैपिटल गेन नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। आप जब उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उसके ऊपर जो गेन होता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। समझ आ रही ना? लोग उर्फ़े आम में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जी मैंने वो ज़मीन खरीदी है, कैपिटल गेन टैक्स दे के। वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है भाई, वो एडवांस टैक्स है आपका, बस प्रॉपर्टी के ख़रीदने के ऊपर है, रिफंडेबल है वो, बस दैट्स इट। क्लियर? एडजस्टेबल है आपका, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसका मतलब ये हमारी तमाम ये वाली आइटम्स जो आपको 37 प्लस ये सिक्योरिटीज़ प्लस इमूवेबल, ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स हैं। क्लियर? ये इनकम में ऐड होंगी, टोटल इनकम में से माइनस होंगी और इसका अलग से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स है, बाकी सारी ये हो गई। तो हमें इससे एक बात, ये सब कैपिटल एसेट को हमने डिफ़ाइन किया, इसकी क्लासिफिकेशन को हमने डिफ़ाइन कर लिया कि ये कैपिटल एसेट्स हैं और ये उसकी क्या है, क्लासिफिकेशन ये मौजूद है, राइट। इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली यहाँ पर। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ थी वो था डिस्पोजल। कि साहब जो डिस्पोजल है उससे क्या मुराद है, इसको भी हमने ये देखने वाली चीज़ हमारे पास मौजूद है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्पोजल, किसको कहते हैं। कैपिटल एसेट को तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, हमने तीन चीज़ें भी डिस्कस की थी कि हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, द गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स को हमने डिफाइन कर दिया अंडर सेक्शन 37A और फर्दर हमने इसकी क्लासिफिकेशन बना दी कि कुछ जो हैं वो नॉर्मल में हैं और कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हैं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में क्या है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस सिक्योरिटीज़, ये आपकी सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स हैं। डिस्पोजल को ज़रा हम डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्पोजल। ये इनकम टैक्स आ गया जी हमारे सामने। इसका हम देखते हैं कि डिस्पोजल की डेफिनेशन किस पेज के ऊपर है, सेक्शन 75। जी आ गया जी डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ये हमारे पास है, इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्पोजल से क्या मुराद है। आप इसमें देखें, इसमें कॉस्ट की डेफिनेशन भी है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मौजूद हैं। एसेट्स की, एसेट को ख़रीदना और एसेट्स को बेचना, इस चीज़ को अभी हम वो देख रहे हैं। तो डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो ज़रा हम इसमें सेक्शन 75 में जाके वो देखते हैं। ये है जी हमारे पास डिस्पोजल की, डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। कहता है जी अ पर्सन, सेक्शन 75, अ पर्सन हु होल्ड्स एन एसेट shall be treated as having made a disposal of the asset at the time the person parts with the ownership of the assets। उसकी ओनरशिप से जब वो अलाइदगी इख्तियार कर लें तो हम कहेंगे डिस्पोजल होगी। जनरल डेफिनेशन किन किन शक्लों में हो सकती है, कहता जी बेच दें, किसी के साथ एक्सचेंज कर लें, ट्रांसफ़र कर दें, किसी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको कैंसिल कर दें, रिडीम कर दें। रिडीम क्या होता है, रिडीमेबल जैसे कैपिटल है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की, आपको शेयर्स मिल गए,
या आपको डिबेंचर्स मिल गए। अब एक होता है उस डिबेंचर्स को कहीं जाकर बेचना, एक होता है कि एक टाइम के बाद जब उसकी मैच्योरिटी आ गई आप कंपनी के पास गए और कंपनी अपनी चीज़ रख के मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, इसको रिडम्पशन कहते हैं, राइट। रिलिंक्विश्ड यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी एओपी में हैं और वहाँ पर आप अपने शेयर, अपने जो था शेयर उसको छोड़ दिया, किसी के हक में दे दिया, उसको रिलिंक्विश्ड कहते हैं। डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड, सरेंडर्ड जनरल डेफिनेशन है, सिर्फ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं है, जनरल एक डेफिनेशन है। ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय अ सक्सेशन और अंडर अ विल शैल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। सक्सेशन यानी अदालत ने किसी के हक में फैसला दे दिया तो मैं सक्सेसर हो गया, या किसी ने अपनी वसीयत कर दी, विल क्या है, वसीयत कर दी, और उसके अंडर आपको कोई चीज़ मिल गई तो ये उसकी डिस्पोजल गिनी जाएगी। द एप्लीकेशन ऑफ द बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज शैल बी ट्रीटेड एज डिस्पोजल। और अगर कोई ओनर है, एक फैक्ट्री थी, उसने एक उसके लिए प्लॉट परचेज किया हुआ था, उसके ऊपर अपना घर बना लिया और ख़ुद उसने उसको एक्वायर कर लिया, तो ये उसके लिए क्या बन जाएगी, डिस्पोजल। बिजनेस के लिए डिस्पोजल गिनी जाएगी पर्सनल एसेट्स में। Where a business asset is discarded or ceases to be used in the business, it shall be treated to have been disposed of, right। अगर आपने किसी बिजनेस एसेट को डिस्कार्ड कर दिया या उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसको भी आप जो है वो इट शैल बी ट्रीटेड टू हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, इसको भी हम डिस्पोजल की डेफिनेशन में ले जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा एक रिजर्वेशन है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा कि ये क्या चीज़ है कि उसको जो है वो आपने यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि इसके आगे बाज़ का प्रोविजन क्रिएट कर लेता है बिजनेस, तो प्रोविजन तो फ़िलहाल अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। अ डिस्पोजल शैल इंक्लूड द डिस्पोजल ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एसेट, उसका कोई हिस्सा भी बेच देंगे तो आप ये नहीं कहेंगे जी मैंने कौन सा एसेट बेचा है। भाई आपने बिल्डिंग थी आपकी 1 कनाल की, आपने उसमें से 10 मरला को सेल कर दिया तो 10 मरला की डिस्पोजल गिनी जाएगी। अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड हैविंग एक्वायर्ड एन एसेट एट द टाइम पर्सन बिगिंस टू ओन द एसेट, ये उसकी एक्विजिशन की आ गई। ठीक है, जब आपने उसको ओन कर लिया, ठीक है, वो आपका एक्विजिशन गिनी जाएगी। इंक्लूडिंग एट द टाइम द पर्सन इज ग्रांटेड एनी राइट, या आपको उसका कोई हक मिल गया, माइनिंग राइट्स मिल गए तो एसेट आपका हो गया। ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्सनल एसेट टू बिजनेस यूज शैल बी ट्रीटेड एज एन एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द ओनर एट द टाइम द एसेट इज सो अप्लाइड, राइट। तो आपने अगर अपने पर्सनल एसेट को बिजनेस में ले गए हैं तो ये आपकी पर्सनल डिस्पोजल हो जाएगी और बिजनेस की एक्विजिशन हो जाएगी। ठीक है, ये 2 बातें डिस्पोजल की हमारे पास वो आ गए। लेकिन जी हमारे पास जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर ली, सेक्शन 75 के अंदर हमने इसको कैपिटल एसेट को डिफ़ाइन कर लिया, डिस्पोजल को डिफ़ाइन कर लिया। अब सबसे बड़ा जो मसला था वो था गेन का। नंबर 1 गेन और उस गेन की टैक्सेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेन और उसकी टैक्सेशन। और इसकी टैक्सेशन के मैंने 2 प्रिंसिपल आपको बताए हैं, या तो वो नॉर्मल है या लॉ ने उसके क्या टैक्सेशन दी हुई है आपकी अलग से उसके टैक्स रेट्स बता दिए हैं, तो वो हमारा सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। देखें, गेन तक पहुंचने का तरीक़ेकार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, यहाँ तक याद रखें। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है एग्ज़ाम में, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि जैसे ही उसको कहा जाता है कि इसके टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं, इसके फिक्स लॉ ने टैक्स रेट्स लगाए हुए हैं, तो वो गेन के ऊपर जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा देता है। गेन क्या, भाई गेन का तरीक़ेकार सेम है। सबसे पहले कैपिटल एसेट तक आप पहुंचे, एसेट बिक गया, आपने गेन कैलकुलेट कर लिया, गेन के बाद सेपरेट ब्लॉक का इशू आएगा, ये बात याद रखें। गेन के बाद जो है वो इसका इशू आना है, ये बात जहन में बिठा के रखिएगा,
राइट। दो एलिमेंट्स हमने कर लिए। गेन जो है उसकी मैं आपको थोड़ी सी फिलॉसफी बता दूं। गेन के दो इशू हैं। गेन कैसे कैलकुलेट होगा, आपकी सेल प्राइस या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस उसकी कंसीडरेशन जो आपने उसको ख़रीदा। इसमें बहुत सारी जो डिस्कशन है ना वो इसके एलिमेंट के ऊपर है। अब ये बात भी सुनने वाली है। कंसीडरेशन ख़रीदा हो, एक्वायर्ड, इसका ताल्लुक कंसीडरेशन के साथ क्या है, एक्वायर्ड। अब इस एक्विजिशन के साथ क्या क्या इश्यूज आपको देखने हैं। व्हेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, भाई आपने ये एसेट को कब एक्वायर किया, हाउ, कैसे एक्वायर किया आपने, राइट, एंड हाउ मच पेड, कितना आपने पे किया इसके रिगार्डिंग। ये तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, कब, कितना पे किया आपने इसके रिगार्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ ये कंसीडरेशन को, मोड ऑफ एक्विजिशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखें, ये पहली चीज़ें मैंने कहा था कि इतनी इसका जो वेट है ना इन दोनों एलिमेंट्स का, सेक्शन 75 37 ए का जो वेट बनता है ना टोटल, इनको क्लासिफाई करना, ये मैंने कहा 5% बनता है। बाकी सारे का सारा वेट जो है आपका 95% वो इस एलिमेंट के ऊपर है। गेन को कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये एसेट आपको मिला कैसे, इसकी बहुत सारी अब तरतीब हो सकती है। परचेज़ किया, आपको एक्सचेंज में मिल गया, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो आपको मिल गया, आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपको शेयर जो है वो बोनस में मिल गए, डिविडेंड की शक्ल में आपको मिल गए, राइट। आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, वहाँ से आपको मिल गए, विरासत में मिल गए, आपने किसी से कर्ज़ा लेना था वहाँ से मिल गए। समझ आ रही है ना। आपने IPOs परचेज़ कर लिए, ठीक है, आपकी कंपनी मर्ज होगी किसी और कंपनी के साथ, उस कंपनी के शेयर्स आपको मिल गए, हो सकता है ना, क्लियर। और इसी तरह कंपनी डिसॉल्व हो गई, उसने आपको किसी और कंपनी के शेयर्स दे दिए, ये भी हो सकता है। कंपनी ने शेयर्स एक्सचेंज कर दिए आपके साथ, आपके पास डिबेंचर उसने वो दे के आपको शेयर्स दे दिए, आपने वहाँ से एक्वायर कर लिए, ठीक है। गवर्नमेंट से आपने शेयर्स ले लिए, ये भी पॉसिबल है। तो इसकी बहुत सारी डायमेंशन है। विरासत में मिलेंगे तो क्या होगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा एसेट तो फिर क्या होगा, ठीक है, मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे तो क्या होगा, राइट शेयर्स मिलेंगे तो क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर मिलेगा तो क्या होगा, एक्सचेंज में शेयर्स मिलेंगे तो क्या होगा, मेरी एक्विजिशन के ऊपर क्या आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, इस मॉडल की वजह से मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी कॉस्ट चाहिए, और उस कॉस्ट को डिटरमिन करने के जो है ना वो मेथड डिफरेंट होंगे, ये बात याद रखिएगा। एक होती कॉस्ट, एक वर्ड होता है डीम्ड कॉस्ट, इसमें फर्क होता है। एक होता कॉस्ट है, एक होता समझा जाएगा इसको कॉस्ट, कॉस्ट है नहीं, एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, लेकिन उस वैल्यू को कॉस्ट समझा जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो जब भी याद रखें आपके पास एग्जाम में कैपिटल एसेट्स आए, आपके पास कैपिटल एसेट्स आए तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1, ये कब मिला, कैसे मिला, और उस कैसे को जहन में बिठा के रखें। जब ये कैसे मिला है तो फिर मैंने इसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है, राइट। फिर उसने जो बेचा है उसकी डायमेंशंस कम हैं, बेचने की डायमेंशन कम है, ख़रीदने की डायमेंशन ज़्यादा है। हो सकता है रिलेटिव से आपने ख़रीदा हो सकता है किसी अपने एसोसिएट से लिया हो, किसी एसोसिएटेड कंपनी से लिया हो, फ़र्क पड़ जाएगा उसके अंदर, डायमेंशन चेंज होगी। समझ आ रही मेरी बात की। तो ये चीज़ें हैं कैपिटल एसेट की।
इसको जितना तसल्ली के साथ अपने नोट्स बनाएंगे उतना तसल्ली के साथ आपको ये समझ आएगी। जितना इसको जल्दी में सीखने की कोशिश करेंगे, जितना तेज़ी से मेरे लेक्चर को सुनने की कोशिश करेंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे। सबसे पहले आप दिमाग में आइडेंटिफाई करें कैपिटल एसेट्स क्या है। हो गया जी, मुझे समझ आ गई सर। कैपिटल एसेट्स के अंदर अगली चीज़ क्या सीखने वाली है, कौन से एसेट्स हैं जो नॉर्मल हैं और कौन से एसेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो अलग हैं, सेपरेट ब्लॉक की आइटम है। जी मुझे सर पता चल गया। अगला, डिस्पोजल किसको कहते हैं? 1 2 3 4 जी सर, सेक्शन 75 की भी मुझे समझ आ गई है। अब एलिमेंट है गेन। भाई आपने गेन कैलकुलेट कर लिया? जी सर, मुझे गेन कैलकुलेट करना भी आ गया। कैसे? 2 एलिमेंट हैं, एक्विजिशन और डिस्पोजल। एक्विजिशन पे फोकस रखना है, कैसे मिला एसेट, विरासत में, गिफ्ट में, क्या किस तरीके से मेरे पास वो पहुंचा है, क्यों, वो चीज़ डिटरमिन करेगी इसकी कॉस्ट को या डीम्ड कॉस्ट को। मोड ऑफ एक्विजिशन उसका डिफाइन करेगा, ये बात याद रखिएगा। मोड ऑफ एक्विजिशन उसकी कॉस्ट को या डीम्ड कॉस्ट को, डीम्ड कॉस्ट मीन भी कॉस्ट ही है, उसको डिटरमिन करेगा। ठीक है जी, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह ताला। अब हम गेन को लेकर आगे चलेंगे, गेन की डिस्कशन करेंगे, गेन तक कैसे पहुंचना है और उस गेन को टैक्सेबल गेन में कैसे कन्वर्ट करना है। राइट, गेन, फिर टैक्सेबल गेन और उसकी टैक्सेशन, गेन, टैक्सेबल गेन और उसकी टैक्सेशन, ये 3 एलिमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।